आपका प्रश्न है हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। हाइड्रोजन का योग माने जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जावे, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास माने ऑक्सीजन की बच्चों क्या हो जावे, कमी हो जावे। ह्रास माने कमी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। आप ऑक्सीजन के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए, जब ऑक्सीजन उपस्थित हो जावे किसी भी अभिक्रिया में, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उपचयन। क्या कहेंगे, उपचयन। और ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे कहेंगे अपचयन। आप कहोगे सर हमने तो ये कभी शब्द सुने नहीं है, तो ध्यान दो। उप माना होता है उपस्थित होना और अप माना होता है दूर। हिंदी वाली मैडम से पूछ लेना। अप माना होता है दूर। जब ऑक्सीजन दूर चली जाए माने ह्रास हो जाए, ह्रास हो जाए, दूर चली जाए, उसे कहते हैं अप, तो अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसका उत्तर देते हैं, देखते हैं अपन। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन दूर जा रही, दूर को बोलते हैं अप। तो आपका उत्तर क्या आएगा, कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं आप। हमारे द्वारा उत्तर बताने से पहले आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। और हम चाहते हैं कि आप नीट पास करें, डॉक्टर बने। अगर आप हमारे हिसाब से चलें तो आप नीट बन जाएं, नीट पास कर लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे, 100%, 1-2% नहीं, 100% डॉक्टर बन जाएंगे आप। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों शब्द आया अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभी शब्द आया, तो अभी से ही उत्तर स्पष्ट है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते। अब बताओ, कोई कठिन प्रश्न होते हैं केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के? बहुत सरल है, बहुत सरल है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता, कभी अभिकारक की जगह वो यहाँ पर क्रिया कारक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्रिया कारक, क्रिया कारक, ठीक है। अब क्या है, अभिक्रियाओं को आप क्रियाएं भी कहते हैं, अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, क्रिया। अब देखो अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है, दो शब्दों से, अभिकारक, अभि और क्रिया। किसी ने नहीं बताया होगा आपको, किसी ने भी नहीं बताया होगा, इसलिए इन्हें या तो अभिकारक कहते हैं या क्रिया कारक कहते हैं। बोलो किसी ने बताया था आपको, नहीं बताया था, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ बच्चों क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बता दो, अभिकारक या क्रिया कारक। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ या मेवे या सूखे मेवे विकृत गंधी क्यों हो जाते हैं, माने उनकी जो गंध है, उनकी जो गंध है खराब आती है, विकृत आती है, क्यों हो जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो बच्चों क्या है, जो सूखे मेवे हैं या खाद्य पदार्थ हैं, जब आप खुली हवा में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हो जाती है उनमें, पदार्थों में, उनका ऑक्सीकरण कर देती है और पदार्थ वो खाद्य पदार्थ वो खराब हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन उपस्थित वाली बात आ गई, तो क्या उत्तर होना चाहिए बताओ। अभी बात कर रहे थे ऑक्सीजन उपस्थित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उपचयन के अपचयन। कमेंट भी कर सकते हो उत्तर आप, तो इसका उत्तर क्या है, उपचयन के कारण जो है खराब हो जाते हैं। ध्यान दें आप, 2 नंबर में भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, लंबे समय तक सूखे मेवे न खाने से वह खराब हो जाते हैं। उत्तर आपके सामने ही है, क्या पता, कमेंट करो जल्दी फटाफट। विकृत गंधिता। अगला प्रश्न है C6H12O6 किस खाद्य पदार्थ का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 5 से इस सूत्र को याद करते चले आ रहे हैं, और ये जो सूत्र है इसका जो नाम है, आप 2 साल से ही इसका नाम सुनते चले आ रहे हैं, ग्लूकोज। आप सर हमने नहीं सुना, अरे बच्चों जब
आप बीमार होते हैं या कोई बीमार होता है तो ये नहीं सुना आपने ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है उसको, ऐसा सुना है? तो जो बोतल चढ़ाते हैं वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उससे क्या है, आपने खाना नहीं खाया होता। जब वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं तो आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल जाता है और आप में ताकत आ जाती है, आप रोगों से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र जो है बच्चों ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज का भी है, ध्यान देना, ग्लूकोज के अलावा ये फ्रक्टोज का भी है ये सूत्र। और ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। ठीक है, अपन जो भोजन खाते हैं पेट में जाता है, पेट पचा करके क्या बनाता है पता है, ये ग्लूकोज ही बनाता है। और एक ग्लूकोज आपके रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वह वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में इकट्ठा करती है, आप जानते ही हैं, आप बहुत होशियार हो। अगला जो प्रश्न है, कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? माने इनमें से एक कोई जो परिवर्तन है, इन चार विकल्पों में से कोई एक परिवर्तन है वो भौतिक नहीं है और सब रे भौतिक हैं, एक नहीं है भौतिक। प्रश्न को समझो जरा, कौन भौतिक नहीं है? अब भौतिक क्या होता है? माने आपने बच्चों किसी पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनाया, स्वाद नहीं बदला, या उस पदार्थ से पुनः वह पहले वाला पदार्थ बना सकते हो, तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। इस शक्कर से आपने बतासा बनाए, बतासे से आपने मिश्री बनाई, मिश्री से पुनः शक्कर बना लो, बतासे से पुनः शक्कर बना लो, तो ये क्या भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर आप देखो, पहला जो विकल्प है खौलते पानी से जलवाष्प बनाना, जब जलवाष्प बन जाती है तो पुनः वो संघनित हो जाती है, फिर वो उस वर्षा हो जाती है, पानी बन जाता है। बर्फ़ का पिघलकर जल बनना, माने आपने फ्रिज में ट्रे में पानी भर दिया है और बर्फ़ बन गई है, बर्फ़ बन गई है, लाइट चली गई है तो फिर पानी बन जाएगा, फिर लाइट आ जाएगी तो फिर बर्फ़ बन जाएगी पानी से। नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घुल दो, दोबारा से आप नमक फिर बना सकते हो। समुद्र से नमक कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं। लेकिन जो विकल्प है आपका एलपीजी का दहन, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक नहीं है। क्योंकि एलपीजी गैस जब ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको देखो जो पता है कि दोबारा ही भरानी पड़ती है। ठीक है, तो एक कैसा है जिसे आप दोबारा नहीं बना सकें, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग लगना है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा खराब हो या जंग से, कि दोबारा लोहा बना सकते हो जंग से? आप नहीं बना सकते हो ना। चलो, अगला जो आपका प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कठिन भी है। आपको असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है। आपको पहली बात तो ये इन विकल्पों पर ध्यान दे, इन तत्वों पर, इन सूत्रों पर ध्यान देना है कि पीबीओ से क्या हुआ है और सी से क्या हुआ है। ठीक है, अब पहला जो विकल्प है, सीसा उपचयित हो रहा है। यहां जो सीसा है आपका, प्रिय छात्रों, आपका जो प्रश्न है वास्तव में कठिन प्रश्न है और वास्तव में बहुत सरल है कि जो नीचे अभिक्रिया दी गई है ये वाली, इसके संबंध में आपको असत्य बात यहाँ पर आपको ढूंढनी है कि इसमें असत्य कौन सी बात इन्होंने कही है, झूठ बात इन्होंने कौन सी कही है। तो यहाँ पर आप देखो, आपके सामने जो अभिकारक हैं दो हैं, एक लेड ऑक्साइड है, एक कार्बन है। एक लेड ऑक्साइड, एक कार्बन है। अब कह रहा है जो विकल्प में कि सीसा अपचयित हो रहा है, यहाँ भाई साहब कहाँ है सीसा? तो ये आपका गलत हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, यहाँ कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारक में? तो ये वैसे ही गलत हो गया। समझ रहे बात? अब अपन थोड़ा सा देखते हैं चारों विकल्पों को। अब आपका जो सी विकल्प है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो देखो यहाँ अभिकारक में कार्बन है, ये आपका सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। और हमने बोला था उपचयित, उप माने उपस्थित हो जाए, तो कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित हुई है। ठीक है,
फिर क्या विकल्प है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड है। अपचयित माने अप माने दूर, ऑक्सीजन दूर जा रही है, बिल्कुल सत्य बात है, ऑक्सीजन इसकी चली गई है। तो ये जो आपका प्रश्न था बहुत सरल था, बस समझने की आपको देरी है। अगला जो प्रश्न है इसको भी समझते हैं, बहुत सरल है। ये अभिकारक हैं आपके दो, ठीक है। क्या हुआ, आपने एक बीकर में या परख नली में Fe2O3 भर ली और उसमें एल्यूमिनियम के टुकड़े आपने मिला दिए। अब होगा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। आयरन आपको अलग दिखने लगेगा परख नली में या बीकर में। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया क्या है? तो इसको ऐसे समझो बच्चों, इसको ऐसे समझो, एक टेबल है, दो टेबल हो गई आपकी। यहाँ पर आपका Fe2O3 बैठा है, Fe2O3 बैठा है। एल्यूमिनियम आया, बिल्कुल एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम ने कहा ऑक्सीजन से कि आप यहाँ से जाओ, तो ऑक्सीजन को इसने यहाँ से भगा दिया और ऑक्सीजन आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पहुँच जाएगी। अब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के पास आ गया तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। माने ऑक्सीजन को उसके स्थान से उसने हटा दिया है, भगा दिया, माने विस्थापित कर दिया। किसी स्थान से जब कोई व्यक्ति वहाँ से हट जाते हैं किसी कारण से तो उसे विस्थापित बोलते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है आपकी, इसने आपकी देखो बच्चों, जो एल्यूमिनियम है इसने ऑक्सीजन विस्थापित कर दी, किससे, Fe2O3 से, बना क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, देखो आ गया आपका उत्तर। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का आपका उदाहरण है। आप अच्छे से उत्तर समझें, ठीक है। अब क्या है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो लोहे चूर्ण पर, लोहे की कीलें होती हैं, लोहे की छीलन होती है, उस पर आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उस पर डाल दिया। अब होगा क्या, कभी प्रयोग करके देखना अपनी प्रयोगशाला में क्या होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे, अच्छा बताओ, आपने हमेशा से एक चीज़ तो याद की होगी कि जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, बोलो याद की कि नहीं की। जो अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, यहाँ से ही आपका उत्तर बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन, जो गैस निकलेगी थोड़ी देर बाद वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। अब चार विकल्प में कहीं भी हाइड्रोजन गैस दिख रही है आपको, वही उत्तर है बच्चों। मतलब इतने सरल प्रश्न आते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या आपका विज्ञान हो, ठीक है। तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड आपकी बनती है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसको समझ लेते हैं। क्या हुआ, दीपावली का समय आ रहा है, आप बाजार से चूना लाए, एक बाल्टी में आपने घोल दिया पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आपकी जो बाल्टी है वो गर्म हो जाती है। किसके कारण, ऊष्मा के कारण। आप प्रयोग कर सकते हैं दीपावली के टाइम पर। जब आपने चूना पानी में मिलाया तो पानी गर्म हो जाता है, जब गर्मी बाहर निकलती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं। हमारे उत्तर देने से पहले आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब तुरंत कमेंट में आप हो सकता है बी वाला विकल्प सही कर दें, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। आपकी बात सही है, लेकिन बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, आप ऐसे आपने देखा होगा A+B मिल करके जब कोई C उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो CaO + H2O मिल करके क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया भी कहलाएगी, इसलिए आपका उत्तर क्या बनेगा यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो प्रश्न है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। माने आपके सर ने कोई भाषा बोली, आपने समीकरण बना लिया उसका प्रतीकों के रूप में, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ध्यान देना,
एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाती है संयोजन अभिक्रियाएं। अगला क्या प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, ठीक है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब क्या है ये, क्या बला है बच्चों, क्या है देखो, एक सूत्र है CaCO3, एक कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। इसको जब आप गर्म करते हैं या कंपनी वाले फैक्ट्री वाले गर्म करते हैं, कलाई बनाने के लिए गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है आपका CaO, इस तरह से आपका टूट जाता है, आपका चूना बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ क्या होगा, जब किसी अभिक्रिया में, ये तो रटना नहीं है, एकल अभिकर्मक, ये आपका एक अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक, अभी इसमें दो दिख रहे हैं, हो सकता है दो से अधिक भी बनते, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन माना वियोग होना, टूटना, बिछड़ना, तो इसे क्या कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसको अपन अभी समझ चुके हैं, बोलो सही बात है या गलत, सही बात है। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और क्या प्रश्न है देख लेते हैं, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, बात कर चुके हैं पहले ही, ऑक्सीजन संयुक्त होती है, मिलती है, उपस्थित होती है, तो उसे उपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, माने वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को बच्चों क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ऊष्मा का क्षेपण, ऊष्मा का बाहर निकलना। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है, मतलब ह्रास होता है, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। अपमान क्या होता है, दूर जाना, ह्रास हो जाना। अगला प्रश्न क्या है, जब दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलीय पदार्थ बनता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षेपण कहते हैं। यहाँ ध्यान दें, आपको अवलेय दिख जाए तो उसे अवक्षेपण कहते हैं, मानो उसका अवक्षेप बन जाता है। अगला प्रश्न क्या है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप, माने आपको बच्चों ऐसी कभी अभिक्रिया दिखाई देवे जिसमें माने अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभी संक्षारण है और एक मंद अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं लिखिए। माने रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें होता क्या गया, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन। माने हमारे स्कूल में एक लड़की है, उसका नाम रंगत है, रंगत से हमने कहा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है। माने के सर जी हमारे नाम से ही उत्तर याद कर लेते, हमसे क्यों पूछ रहे हो। रंगत, रंग में परिवर्तन, गा से गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, दहन माने किसी भी वस्तु को जला दो तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और आपका लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता रोकने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन। आप जितनी भी नमकीन खाते हैं, चिप्स देखें आपने, चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। अगला प्रश्न है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर विशिष्ट गंध किसके कारण होती है। तो फेरस सल्फेट, इसका सूत्र देख लेते हैं, समझा देते हैं। फेरस सल्फेट का सूत्र है आपका, आपके सर ने आपको याद करवाया होगा। तो इसमें देखो Fe है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो गंध आती है सल्फर के कारण। क्या कारण आती है गंध, सल्फर के कारण। सल्फर को गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी प्रश्न समझा दिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।